हेलो एवरीबॉडी, दिस इज महीम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर नंबर 1 है। इसका नेम है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। तो हम आज उसका इंट्रोडक्शन देखना है। तो बेसिकली इस चैप्टर में जो पहला क्वेश्चन अराइज होता है वो होता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी क्या होती है? तो हम समझते हैं कि डाइवर्सिटी क्या होती है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हैं, तो हर चीज में डाइवर्सिटी है। जैसे आप मुझे देख लीजिए, मैं हूँ वो आप हो, हम दोनों सेम नहीं है। जैसे आप अलग हो, आपका फेस अलग है, मेरा फेस अलग है, मेरा बोलने की स्टाइल अलग है, आपकी बोलने की स्टाइल अलग है। तो जो डिफरेंसेस हैं, जो भिन्नता है, आपका कल्चर अलग है, मेरा कल्चर अलग है। हर स्टेट में कल्चर चेंज होता है। जैसे हर रीजन में कल्चर चेंज होता है, हर रिलीजन में कल्चर चेंज होता है। वैसे ही इसमें जो है वो बेसिकली जो भिन्नता होती है, उसमें अगर आपको ऐसे डाइवर्सिटी फाइंड आउट करनी है तो आप खुद की जो ड्राइंग है वो ड्रॉ कीजिए। जैसे आप ड्राइंग सेम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। जैसे कोई ऐसे ड्रॉ करेगा, बेसिकली मैं ये आइडिया दे रहा हूँ, कोई ये ऐसे ड्रॉ करेगा, किसी के ऐसे ड्रॉ करेगा, किसी के बाल लंबे होंगे, किसी के बाल छोटे होंगे, कोई छोटे बाल ड्रॉ करेगा। ऐसे जैसे ये तीनों सेम नहीं है, वैसे डिफरेंसेस जो होते हैं उनको बेसिकली बोलते हैं डाइवर्सिटी। अब हम इसमें देखेंगे आगे हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे देखते हैं इस चैप्टर में आगे क्या पढ़ेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें मैं आपको डाइवर्सिटी का एक एग्जांपल और बता देता हूँ। जैसे कि हम सब लोग डाइवर्स सोसाइटी में रहते हैं। डाइवर्स सोसाइटी में कैसे रहते हैं? हम सब लोग सेम क्लॉथ्स वियर नहीं करते, सेम कपड़े नहीं पहनते। हमारा सबका रिलीजन अलग अलग है, रिलीजन अलग डिफरेंट है, हम सबका रिलीजन डिफरेंट है, हम सबकी कास्ट है, जो कास्ट डिफरेंट है। तो हम सब डिफरेंट है और इसलिए हम डाइवर्स सोसाइटी में रहते हैं। तो ये एक और एग्जांपल मैंने आपको बता दिया डाइवर्सिटी का। तो अब हम इसमें डिस्कस करेंगे कि हम आगे इस चैप्टर में क्या देखने वाले हैं। तो इस चैप्टर में मेनली जो देखेंगे वो स्टोरी ऑफ समीर एक एंड समीर दो की स्टोरी देखेंगे पहले। उसके बाद में हम देखेंगे व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ्स, कि डाइवर्सिटी हमारी जो लाइफ है उसमें क्या वैल्यू ऐड करती है, वो देखेंगे हम उसमें। उसके बाद हम देखेंगे डाइवर्सिटी इन इंडिया। डाइवर्सिटी इन इंडिया हम लद्दाख एंड केरला की हेल्प से देखेंगे। दो स्टेट है, इनका कंपैरिजन करेंगे कि इनमें क्या क्या डाइवर्सिटी है। इससे आपको समझ में आ जाएगा डाइवर्सिटी के बारे में। और यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता, जो अपना स्लोगन है, उसमें हम ये देखेंगे चैप्टर के लास्ट में, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, भिन्नता में एकता। तो चलिए आगे देखते हैं। हम देखेंगे स्टोरी ऑफ समीर एक एंड समीर दो। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं समीर एक और समीर दो की स्टोरी। इसमें जो स्टोरी बताई गई है वो दो चिल्ड्रंस की स्टोरी है। जिसमें समीर एक जो होता है वो साइकिल से जा रहा होता है रोड पे, तभी रेड लाइट हो जाती है तो वो वहां पे रुक जाता है। और वहीं उसी रेड लाइट पे समीर दो जो है वो न्यूज़पेपर सेल करता रहता है। तो उससे हिंदी न्यूज़पेपर मांगता है। जो समीर एक है इसमें, वो समीर दो से हिंदी न्यूज़पेपर मांगता है। तो समीर दो शॉक हो जाता है क्योंकि उसको लगता था कि इसको हिंदी आती नहीं होगी। फिर वो बोलता है कि तुम्हें हिंदी आती है, तुम तो अंग्रेज लगते हो। तो वो शौक होगी, उससे पूछता है। तो उसे बताता है कि समीर एक बताता है समीर दो को कि उसे हिंदी एक सब्जेक्ट है, उसकी स्कूल में हिंदी पढ़ाई जाती है जो कि एक सब्जेक्ट है। तो वो समीर दो से पूछता है कि ये सब्जेक्ट क्या होता है। तभी इतने में रेड लाइट जो होती है वो ग्रीन हो जाती है। उस दिन समीर एक निकल जाता है। नेक्स्ट डे वो फिर आता है तो फिर से सेम क्वेश्चन पूछता है कि ये जो सब्जेक्ट है वो क्या होता है। तो समीर एक को जब वो सब्जेक्ट वर्ड बोलता है तो वो भी उसके मुंह से अजीब लगता है उसको, क्योंकि वो कभी स्कूल नहीं गया हुआ और वो न्यूज़पेपर सेल करता है तो वो इंग्लिश बोलता है, इसलिए उसको वो ऐसे अजीब वर्ड लगता है उसके मुंह से। तो वो फिर उसके बारे में पूछता है समीर एक के बारे में कि तुम जो है वो स्कूल गए हुए हो या फिर तुम कब से न्यूज़पेपर सेल कर रहे हो। तो उसे प्राउडली बताता है कि उसकी साइकिल की सीट के पास खड़ा होकर कि मैं जब इतना सा था, जो हाइट है सीट की उसके जितना था, तब से मैं न्यूज़पेपर सेल कर रहा हूँ। तब वो फिर उसे बताता है, प्राउडली बताता है कि मैं तब से न्यूज़पेपर सेल कर रहा हूँ। और फिर वो उससे पूछता है तो वो बताता है कि उसका घर जो है वो मेरठ में है, उसकी मदर मेरठ में है। और नेक्स्ट डे वो फिर मिलते हैं तो फिर से सैड रहता है जो समीर दो, उदास रहता है। तो समीर एक पूछता है क्या हुआ। फिर वो बोलता है कि जो मुस्लिम जो राइट्स होते हैं, मुस्लिम दंगे जो मेरठ में वो हुए हैं, तो उससे वो दुखी था। उस दिन के बाद से वो समीर एक समीर दो से नहीं मिला। तो बेसिकली हम इस वीडियो में जो है वो इनका जो डिफरेंस देखने वाले हैं कि इनमें क्या क्या डिफरेंस, जो कि हम डाइवर्सिटी का एग्जांपल देख रहे हैं। स्टोरी पूरी डाइवर्सिटी एक्सप्लेन करने के बारे में है। तो जो समीर एक वो स्कूल जाता था और समीर दो स्कूल नहीं जाता था। समीर एक वो रिश्ता, समीर दो जो वो था। समीर एक हिंदू था, समीर दो मुस्लिम था।
और इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों आती थी, पर समीर दो को हिंदी आती थी। और इतने डिफरेंसेस होने के बाद भी वो दोनों फ्रेंड्स बन चुके थे। तो इसमें अपने को जो पहलू है, ये डिफरेंस है, एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी देखने को मिला है। ये जितने भी है ये डाइवर्सिटी के पहलू है सारे, मैंने जो आपको पहले भी बताए थे। और इसमें ये जो स्टोरी है, और अभी हम इसमें आगे भी डिस्कस करेंगे डाइवर्सिटी के मतलब क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। तो आगे चलिए इसमें देखते हैं समीर एक और समीर दो में। जो इसमें हम देखेंगे कि समीर एक और समीर दो में काफी डिफरेंसेस थे, पर फिर भी वो फ्रेंड्स थे। पर इनमें जो डिफरेंसेस थे वो किस चीज का कारण है, वो रीजन है इनइक्वालिटी का। इनइक्वालिटी का रीजन कैसे, इनइक्वालिटी क्या होती है पहले हम ये देखेंगे कि इनइक्वालिटी होती क्या है। इनइक्वालिटी कब आती है, व्हेन ए पर्सन हैव द रेस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज दैट आर अवेलेबल टू अदर पर्सन नॉट हैव। मतलब किसी एक पर्सन के पास, जैसे मान लो कि आपके पास किसी चीज की अपॉर्चुनिटी है कोई काम करने की, और वही अपॉर्चुनिटी दूसरे के लिए अवेलेबल नहीं है, तो उसको बोलते हैं हम इनइक्वालिटी। जैसे आजकल तो नहीं होता है, पर पहले क्या होता था कि जो पोर्टर होता है, जो इसको हम जो घड़े वगैरह बनाते हैं उनको पोर्टर बोलते हैं। तो वो जो होते थे उनको ये था कि जो उनके फादर जो है वो पोर्टर है, तो उनको बेटा भी जो है पोर्टर बनेगा। पहले ये होता था, तो उसमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती थी। आजकल तो काफी हम डेवलप हो चुके हैं, तो हमारे पास वो अपॉर्चुनिटीज जो है वो आ चुकी है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। अगर किसी के जो फादर है वो फार्मर है, तो उनका बेटा भी फार्मर होता था। ऐसा कोई पोर्टर है तो उनका बेटा भी पोर्टर होता था। क्योंकि उनको वो था कि अगर उनको स्किल ही वही दी जाती थी कि अगर आपके फादर हैं वो पोट बनाते हैं, मटके वगैरह बनाते हैं, तो आपको भी मटके वगैरह बनाना आना चाहिए और आपको भी फ्यूचर में वही बनाना। उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा सीखने की जरूरत नहीं है। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। पहले ऐसे जो कास्ट इनइक्वालिटी, कास्ट सिस्टम था, उसकी वजह से इनइक्वालिटी, जैसे दलित्स में जो होता था, दलित्स के साथ जैसे ट्रीट किया, उनको नीचे बैठाते थे, छुआछूत था, उनको छूते नहीं थे। तो वैसी जो है वो इनइक्वालिटी के कारण थे। आजकल तो काफी कम हो गए हैं, क्योंकि हम डेवलप हो चुके हैं, डेवलप नेशन में आ चुके हैं जो इंडिया जो है। तो वरना पहले जो है इनइक्वालिटी बहुत थी इंडिया में। हम जो अब आगे देखने वाले हैं, तो हम डाइवर्सिटी के बारे में ही आगे देखेंगे हम, कि डाइवर्सिटी क्या अपनी लाइफ में ऐड करती है, वो हम इसमें आगे देखेंगे। तो वीडियो में बने रहिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों हम आगे इसमें देखने वाले हैं कि व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ। ये डाइवर्सिटी हमारी लाइफ में क्या ऐड करती है। तो उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, डू यू हैव फ्रेंडशिप लाइक समीर एक एंड समीर दो। क्या आपकी भी ऐसी फ्रेंडशिप है जैसे ये आप समीर एक है या फिर आप समीर दो है, आपका समीर एक जैसा कोई फ्रेंड है। तो डिफरेंट पीपल, अलग अलग लोग इक्वल्स टू डाइवर्सिटी। ठीक है, डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ, जैसे आप किस चीज में डिफरेंट है, आपका फूड डिफरेंट है, आप अपने नेबर से कंपेयर कर सकते हैं या फिर अपने फ्रेंड से कंपेयर कर सकते हैं। आपका फूड जो होगा वो उनसे डिफरेंट होगा। आप अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, अगर आपका रिलीजन अलग है, कास्ट अलग है। जैसे मुस्लिम लोग ईद सेलिब्रेट करते हैं, जो हिंदू होते हैं वो दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। तो सबके अलग अलग फेस्टिवल होते हैं। आपके क्लोथ्स अलग होंगे, लैंग्वेज अलग होंगी। ठीक है, तो ये डाइवर्सिटी का रोल है। अब आपको एक सिचुएशन दी जाएगी, जिसको आपको इमेजिन करना है कि वेयर एवरीथिंग इज सेम। आप एक सिचुएशन एज्यूम करोगे, जैसा आपका फेस है वैसा ही सबका फेस हो, जैसे आप कपड़े पहन रहे हैं वैसे ही सब कपड़े पहन रहे हैं, तो आपको क्या अच्छा लगेगा या बुरा, या आप ये इमेजिन कीजिए अपने माइंड में और फिर मुझे कमेंट करके बताइए ये चीज कि आपको कैसा लगेगा। जैसे हम बताएंगे डाइवर्सिटी अपने को यूनिकनेस प्रोवाइड करती है। यूनिकनेस मतलब अलग, हम सबसे अलग हैं। जैसे अपने फिंगरप्रिंट मैच नहीं करते किसी से दूसरे से, वैसे ही हम सब यूनिक हैं, सब अलग अलग हैं। जैसे हम अगर स्टोरी टेलर देखते हैं, अगर हमें कोई सेम स्टोरी सुनाए डेली, तो क्या हम सुन पाएंगे? नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि हमें अलग अलग स्टोरी चाहिए। डेली हम सेम स्टोरी नहीं सुन सकते। वैसे जो स्टोरी लिखने वाले हैं, अगर हम उन सभी को एक ही रूम में बंद कर देते हैं तो स्टोरी डेवलप ही नहीं कर पाएंगे। क्यों? स्टोरी रियल लाइफ से ही तो डेवलप होती है। अगर वो उस चीज को देखते हैं, कहीं पे सुनते हैं, तभी तो वो स्टोरी बना पाते हैं। तो ऐसे स्टोरी डेवलप होगी नहीं, तो अपन अलग अलग स्टोरी नहीं। डाइवर्सिटी मेक्स आवर वर्ल्ड ब्यूटीफुल। डाइवर्सिटी बेसिकली सुंदरता बढ़ाती है, ब्यूटी बढ़ाती है, ब्यूटी एनहेंस करती है। अगर हम सेम हो तो वो अपने को जैसे डेली कोई एक सेम चीज देखनी पसंद नहीं है। अगर आप देखें मोबाइल फोन के बारे में, तो आपका मोबाइल फोन कुछ समय के बाद आप उससे बोर हो जाते हैं। अगर आपका पड़ोसी अगर उससे आपके पास जो मोबाइल फोन है उससे सस्ता मोबाइल भी लेके आए, तो भी आपको होता है कि मैं एक बार ये देखूं। क्यों? क्योंकि आपको चाहिए डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी जो है वो ब्यूटी है इसमें। तो आपको ये है जो डाइवर्सिटी है। और अब हम इसमें आगे देखेंगे डाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया में कैसे डाइवर्सिटी है।
तो अब देखते हैं डाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया इज ए कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी। इंडिया जो कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी कंट्री है, पर इसमें हम एक चीज देखेंगे, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर सिमिलर, ओनली वी डू थिंग्स इन डिफरेंट वेज। मतलब काफी चीजें जो हम करते हैं वो सिमिलर है, मतलब सबकी सेम है, पर वो उनको करने का तरीका अलग अलग है। जैसे कोई बैठ के पढ़ता है, जैसे कोई सो के पढ़ता है, वैसे कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखे हुए कि जैसे पीपल प्रे करते हैं, प्रे सभी करते हैं, ठीक है। कोई मंदिर में करता है, कोई मस्जिद में करता है, सबके तरीके अलग अलग हैं। शादी सभी लोग करते हैं, पर सभी का तरीका अलग अलग होता है, और सभी को एक दूसरे को वेलकम अलग अलग तरीके से करते हैं। और जो लोग खाना पकाते हैं उनका भी चाहे सब लोग सेम ही खाना पकाओ, जैसे कोई चपाती अलग तरीके से बनाता है, कोई मोटी बनाता है, कोई पतली बनाता है, वैसे। और जो डाइवर्सिटी के जो मेनली जो फैक्टर होते हैं वो कैसे होते हैं कि जैसे कोई भी पीपल है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, तो उसका मूवमेंट जो है वो वहां पे, जैसे कोई राजस्थान का है, मैं राजस्थान का हूँ तो मैं दिल्ली आ रहा हूँ, तो मैं अपना कल्चर दिल्ली में फॉलो करूंगा, तो लोग देखेंगे तो उससे वो फॉलो करेंगे, तो ऐसे मतलब डाइवर्सिटी हो जाती है, काफी कल्चर एक दूसरी जगह हो जाता है। और दूसरा है ज्योग्राफिकल फैक्टर। ज्योग्राफिकल फैक्टर से जो डाइवर्सिटी होती है वो हम देखेंगे एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल किस किसका देखेंगे? एग्जाम्पल देखेंगे हम इसमें, स्टडी करेंगे लद्दाख एंड हम इसमें लद्दाख और केरला का बेसिकली जो ज्योग्राफिकल फैक्टर की वजह से जो इनमें डाइवर्सिटी है वो हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। तो आप ये देखते हैं, आप इसको इतनी देर स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए। अब बेसिकली हम लद्दाख और केरला में से जो है लद्दाख पहले डिस्कस करने वाले हैं। तो लद्दाख को क्या बोलते हैं? लद्दाख को कोल्ड डेजर्ट भी बोलते हैं। लद्दाख को कोल्ड डेजर्ट क्यों बोलते हैं हम देखेंगे। लद्दाख जो है वो ईस्टर्न साइड में पड़ता है जम्मू कश्मीर के, और जो जम्मू कश्मीर है वो अभी यूनियन टेरिटरी है। और यहाँ पे जो है वो एग्रीकल्चर है वो बहुत ही कम होता है। एग्रीकल्चर बहुत ही कम क्यों होता है उसका भी रीजन है कि यहाँ पे जो रेनफॉल है वो बहुत कम होती है, और जो एरिया है, जो लैंड है, वो काफी समय तक स्नो से, मतलब एक ईयर में काफी टाइम तक वो बर्फ से कवर रहती है, कि उसके ऊपर बर्फ पड़ी रहती है। तो वो एग्रीकल्चर कैसे होगा जिसमें मतलब काफी जो गिने चुने पेड़ पौधे हैं वही हो पाते हैं उस स्नो के अंदर, इतनी कोल्ड के अंदर। और दूसरा वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने के लिए भी बर्फ को पिघलाना पड़ता है, स्नो को मेल्ट करना पड़ता है पानी पीने के लिए भी। जब वहाँ पे स्नो रहती है, बहुत 2-3 महीने निकलते होंगे जब लद्दाख में स्नो नहीं रहती है। बाकी मेनली साल में लगभग बार जो है लद्दाख में स्नो कवर रहता है ऊपर लैंड के ऊपर। और जो इसका मेजर पार्ट ऑफ द लैंड है वो बैरन है। बैरन मतलब बंजर है, जहाँ पे कुछ हो नहीं सकता, वहाँ पे एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है बैरन लैंड के अंदर। तो वो लैंड भी काफी है लद्दाख के अंदर, क्योंकि काफी ज्यादा माउंटेन्स है उसमें, वो हिली एरिया है और वो लैंड बैरन है, तो वहाँ एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है। आगे भी हम इसमें देखते हैं कि लोग क्या क्या, जैसे कुछ लोग सीप्स रखते हैं, जैसे वहाँ के कश्मीर में जो पश्मीना शॉल बनते हैं, तो वो भी हम आगे देखते हैं अभी। तो हम लद्दाख में हम देखेंगे कि लद्दाख में जो मेनली जो लोग क्या चीज कॉमन है। तो लद्दाख में जो शीप रियरिंग है वो काफी कॉमन है। लोग जो भेड़ चराना जो बोलते हैं इनको, वो शीप रियरिंग काफी कॉमन है। और शीप से क्या मिलता है? शीप से फिर जो गोट रियरिंग भी करते हैं, तो उससे उनको मिलता है, जो गोट प्रोड्यूस करते हैं फिर वो इकट्ठा किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है उसको, और फिर वो जाके उनसे पश्मीना शॉल मिलता है, जो कि काफी कॉस्टली होता है, ठीक है। ये कश्मीर में बनाए जाते हैं, जो पश्मीना शॉल्स होते हैं वो मेनली कश्मीर में ही बनते हैं, ठीक है। और अब हम बात कर लेते हैं इनके फूड की, ये क्या फूड खाते हैं। तो ये मेनली मीट खाते हैं और मिल्क प्रोडक्ट्स कहाँ से आते हैं? जैसे लगभग हर फैमिली के पास, लद्दाख में हर फैमिली के पास आपके पास कुछ गोट मिल जाएंगी, काऊ मिल जाएंगी, और डजोज क्या होती हैं? जो याक काउज होती हैं, जैसे याक तो मेल हो गया और फीमेल होता है उसका डजोज याक काउज, वो भी मिलेंगे उनके यहाँ पे। जो लद्दाख जो है वो सब लोग सोचते होंगे कि लद्दाख में ट्रेडर्स नहीं जाते हैं, पर लद्दाख में भी जितने उनके ट्रेडर्स हैं वो काफी ट्रेडर्स जाते हैं लद्दाख में। क्यों? क्योंकि लद्दाख में काफी पासेज है, जो रूट है वो इंटरेस्टिंग लद्दाख का, तो उसके लिए लद्दाख अट्रैक्ट कर लेता है। अपने हिस्से के जो ट्रेडर्स होते हैं वो लद्दाख में जाते हैं, काफी ट्रेडर्स जाते हैं। लद्दाख का ट्रेडिंग अच्छा है, वो ट्रेवल फ्रॉम पासेज। लद्दाख अपने हिस्से के जो ट्रेडर्स हैं वो ले आता है, बेसिकली इसका यही है। अब हम आगे इसमें और देखते हैं, लद्दाख के और फीचर्स भी बचे हुए हैं तो वो देखते हैं। अब हम लद्दाख के बारे में कुछ और चीजें जानने वाले हैं, जैसे कि बुद्धिज्म जो है वो तिब्बत पहुंचा था, तो वो किसके थ्रू पहुंचा था? वो लद्दाख से पहुंचा था। तो इसलिए लद्दाख को क्या बोलते हैं? इसीलिए लद्दाख को
लिटिल तिब्बत भी बोलते हैं, क्योंकि तिब्बत में जो बुद्धिज्म पहुंचा था वो लद्दाख की तरफ पहुंचा था, तो लद्दाख को लिटिल लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है। सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन ऑल्सो ली हुई है, इसमें काफी मुस्लिम पॉपुलेशन भी काफी है, ऐसी नहीं है माइनर है, ठीक है, मतलब ठीक ठाक है। लद्दाख है, लद्दाख हैज ए वेरी रिच कल्चर ऑफ ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम्स। मतलब लद्दाख में जो कल्चर है वो पोएम का काफी ज्यादा है, सॉन्ग वहाँ की लोकल सॉन्ग जो है वो काफी है, सॉन्ग और पोएम जो है उनका कल्चर और ट्रेडिशन वो काफी ज्यादा है। लोकल वर्जन ऑफ द तिब्बतियन, जो तिब्बतियन नेशनल एपिक जो सॉन्ग है जिसको हम बोलते हैं केसर सागा, क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं केसर सागा। वो परफॉर्म किया जाता है किसके द्वारा, वो दोनों के द्वारा गाया जाता है। किस किस के द्वारा, दोनों के द्वारा, मुस्लिम भी गाते हैं उसको और बुद्धिस्ट भी उस सॉन्ग को। किसको, केसर सागा। केसर सागा क्या है, केसर सागा है तिब्बतियन नेशनल एपिक, तिब्बतियन नेशनल एपिक उसका नाम है केसर सागा, तो इसको आप याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और इसको लिटिल तिब्बत क्यों बोलते हैं, क्योंकि बुद्धिज्म जो है वो तिब्बत में जो लद्दाख की तरफ पहुंचा था, इसलिए इसको लिटिल तिब्बत बोलते हैं, ठीक है। इसको कोल्ड डेजर्ट भी बोलते हैं, उसका रीजन आपको फिर से बता देता हूँ कि इसमें यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत कम होता है, क्योंकि काफी टाइम तक जो है वो लद्दाख स्नो से कवर रहता है, इसलिए इसमें एग्रीकल्चर कम होता है, और जो लैंड है वो भी बैरन है, ठीक है। तो अब हम लद्दाख के बारे में हमने सारा देख लिया, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि लद्दाख जो है वो कोल्ड डेजर्ट है, उसमें एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है। लोग जो है वो यहाँ पे खाना खाते हैं, खाने में क्या खाते हैं लोग, मेनली जो लोग है वो मीट खाते हैं या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स जो होते हैं, और वो गोट शीप रियरिंग करते हैं जिनसे उनको वूल मिलता है, फिर उसके पश्मीना सोल्स बनते हैं, पश्मीना सोल्स मेनली कश्मीर में बनते हैं। तो ये रिवीजन हो चुका है। अब हम केरला के बारे में देखते हैं आगे। तो चलिए अब हम आगे केरला के बारे में देखते हैं कि केरला में क्या था। तो जो केरला है वो साउथ वेस्ट स्टेट है, साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया में लोकेटेड है, इसका मतलब ये साउथ वेस्ट स्टेट है केरला जो है, और ये सराउंडेड बाई, एक साइड में तो इसकी जो है वो सी है और दूसरी साइड में इसके जो है वो हिल्स हैं। तो केरला साउथ वेस्ट स्टेट है और उसके वन साइड सी एंड अदर साइड देयर आर हिल्स। और यहाँ पे मेनली क्या चीज़ है जो ट्रेड करने के लिए है, या फिर आप बोल सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। तो यहाँ पे स्पाइसेस मिलते हैं, कौन कौन से स्पाइसेस, जैसे पेपर, क्लोव्स, कार्डमम, ये हिल्स पे ग्रो होते हैं और बेसिकली लैंड पे क्रॉप्स ग्रो होती हैं। तो और इसमें जो सबसे पहले जो ट्रेड करने आए थे वो कौन से ट्रेडर्स थे, वो सबसे पहले जो ट्रेड करने आए थे वो ज्यूइश ट्रेडर्स थे, अरब ट्रेडर्स थे, वो फर्स्ट थे यहाँ पे आने वाले, वो ही सबसे पहले यहाँ केरला आए थे ट्रेड करने के लिए, ठीक है। और अब हम देखेंगे सेंट थॉमस। सेंट थॉमस इनको बोलते हैं अपोस्टल ऑफ क्रिस्ट। अपोस्टल ऑफ क्रिस्ट क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, इसमें से वो है कि जो भी 12 शिष्य चुने थे जीसस क्रिस्ट ने, जिनको धर्मदूत कहा जाता है, उनमें से एक थे सेंट थॉमस, और इज क्रेडिटेड टू ब्रिंग क्रिश्चियनिटी इन इंडिया 2000 ईयर्स को। ये जो है क्रिश्चियनिटी लेके आए थे 2000 ईयर्स अगो। 2000 मतलब सेंट थॉमस जो है वो अपोस्टल ऑफ क्रिस्ट थे, और वो ही क्रिश्चियनिटी लाए थे आज से 2000 ईयर पहले, क्रिश्चियनिटी को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था बेसिकली। अब इसके बारे में इसके बाद में हम आईबीएन बटुटा जो ट्रेवलर थे वो भी आए थे, उनके बारे में देखते हैं थोड़ा। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे इसमें हम देखेंगे आईबीएन बटुटा के बारे में, जो कि एक ट्रेवलर थे जो कि इंडिया में ट्रेवल कर रहे थे, और उन्होंने एक ट्रेवलॉग लिखा था। ट्रेवलॉग क्या होता है, सफरनामा होता है, जो लोग सफर के दौरान जो चीज लिखते हैं उसको बोलते हैं ट्रेवलॉग। इंग्लिश में और हिंदी में इसको सफरनामा बोलते हैं। तो उन्होंने लिखा था, उसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया लाइव्स ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी की जो लाइफ है वो डिस्क्राइब किया, और लाइफ को डिस्क्राइब करने के बाद में उन्होंने ये बताया कि मुस्लिम जो कम्युनिटी है वो हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी है, और ये उन्होंने डिस्क्राइब किया। और इन्हीं जो हमने एक तो ये देखा, और पीछे जैसे सेंट थॉमस वो क्रिश्चियनिटी लेके आए इंडिया के अंदर, इसी इन्हीं जो हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस है, ड्यू टू दिस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस पीपल इन केरला, जो केरला के जो लोग हैं वो कौन कौन से रिलीजन प्रैक्टिस करते हैं, तो वो डिफरेंट रिलीजन प्रैक्टिस करते हैं, जैसे जुडाइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदू एंड बुद्धिज्म। मतलब बेसिकली यहाँ सारे रिलीजन है। वो क्यों है, क्योंकि हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस ऐसा रहा हुआ है, पहले लोग आए और वो हर एक रिलीजन लेके आए, तो इसमें मेन जो हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस है उसकी वजह से सारे रिलीजन है, जुडाइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदू एंड बुद्धिज्म। और इन्होंने आईबीएन बटुटा ने क्या किया था, आईबीएन बटुटा एक ट्रेवलर थे जो कि इंडिया में आए थे, उन्होंने ट्रेवलॉग में जो मुस्लिम कम्युनिटी उनकी लाइफ डिस्क्राइब की और उनके बारे में बताया, और फिर बोला कि जो मुस्लिम कम्युनिटी वो हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी है,
अब इसमें हम आगे जो है वो एग्रीकल्चर के बारे में देखते हैं। तो चलिए केरला के बारे में आगे देखते हैं। केरला में जो फिशिंग और एग्रीकल्चर है वो लोगों का मेन ऑक्यूपेशन है। तो फिशिंग और एग्रीकल्चर जो है वो मेन जॉब है जो लोग केरला में बेसिकली करते हैं। और यहाँ पे लोग फिशिंग करते हैं तो चाइनीज नेट से फिशिंग करते हैं। उनको हम बोलते हैं चीनावला। क्या बोलते हैं? चीनावला बोलते हैं उनको, क्योंकि वो चाइनीज नेट्स हैं। और यहाँ पे जो यूटेंसिल्स यूज होते हैं फ्राई करने के लिए उनको बोलते हैं चीना चाट। ठीक है, तो ये जो दो वर्ड है, ये जो दोनों में ये जो चीना वर्ड है ये डिराइव हुआ है चाइना से। ये जो चीना वर्ड है इसमें भी ये डिराइव हुआ है चाइना वर्ड से। और यहाँ पे मेजॉरिटी जो पीपल है, काफी ज्यादा लोग है, वो क्या बेसिकली क्या खाते हैं? वो खाते हैं राइस, फिश और वेजिटेबल। ये इनका मेन फूड है। और हमने अब थोड़ी देर इसके बाद हम जस्ट कंपैरिजन करेंगे इन दोनों स्टेट्स में, लद्दाख और केरला में। वहाँ पे हम ये चीज़ देखेंगे। आप ये याद रखना, यहाँ पे बोट रेस होती है। तो बोट रेस कब होती है? बोट रेस इंपॉर्टेंट पार्ट है किस फेस्टिवल का? ओनम फेस्टिवल जो मनाया जाता है केरला में, उसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो बोट रेस इम्पोर्टेंट पार्ट है। वो बोट रेस के बिना वो फेस्टिवल पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता है। और ये बोट रेस आपको केरला में ही देखने को मिलेगी बेसिकली, इंडिया में, क्योंकि वहीं पे ओनम फेस्टिवल अच्छे से ट्रेडिशनली सेलिब्रेट किया जाता है। तो वो ट्रेडिशनल चीज़ है उनकी बोट रेस करना, इसलिए। तो आगे इन दोनों स्टेट्स में अपन कंपैरिजन देखेंगे। तो तब तक आप मुझे बताइए कि आपको केरला में और लद्दाख में कौन कौन सी जगह घूमने के लिए अच्छी लगती है। मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप घूमे हैं तो कौन कौन सी जगह घूमे हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे बताइए। तो चलिए इन दोनों स्टेट्स में कंपैरिजन देखते हैं, लद्दाख और केरला में, कि इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं जो। तो इसमें पहले हम देखते हैं बोथ प्लेसेस आर डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। एक अगर साउथ में तो एक ईस्टर्न साइड में, तो दोनों अलग अलग जगह पे हैं। उस वजह से दोनों के पास जो ज्योग्राफिकल फीचर है वो अलग अलग है। दोनों में ज्योग्राफी डिफरेंट है, कहीं पे क्या हो रहा है तो कहीं पे क्या हो रहा है, कहीं बारिश हो रही है तो कहीं स्नो गिर रही है। तो ऐसे ज्योग्राफिकल जो फीचर है वो डिफरेंट है, क्योंकि ये डिफरेंट पार्ट्स में कंट्री की। बट बोथ द रीजन हैव सिमिलर कल्चरल इन्फ्लुएंस। तो दोनों रीजन्स जो हैं उनमें सिमिलर कल्चर का इन्फ्लुएंस देखा गया है। जैसे कि रिलीजन वगैरह जो है वो कैसे आए, कहाँ से आए, वो सेम कल्चरल इन्फ्लुएंस है। फिर जैसे आप ट्रेडिंग का देख लो, नेक्स्ट में पॉइंट भी ये कि बहुत हार इन्फ्लुएंस बाई चाइनीज और अरब ट्रेडर हैं, वो उनके द्वारा इन्फ्लुएंस हुए थे बहुत एरिया। केरला में भी चाइनीज और अरब ट्रेडर्स आए थे और लद्दाख में भी चाइनीज और अरब ट्रेडर्स आए थे बेसिकली। तो अब हम इसमें देखें कि ज्योग्राफी ऑफ लद्दाख इज फेवरेबल। जैसे लद्दाख में मैंने आपको बताया कि सीप रियरिंग, जिससे पश्मीना वूल बनता है, पश्मीना वूल नहीं, पश्मीना सोल्स बनते हैं, वो जो वूल होता है उससे, तो वो सीप रियरिंग करते हैं। एंड दे वूल अट्रैक्ट ट्रेडर्स। तो उनका जो वूल है उसने अट्रैक्ट किया। लद्दाख में तो सीप रेज करते हैं, वो ज्योग्राफी उसी के लिए फेवरेबल है, तो उसमें तो उन्होंने इस चीज को अट्रैक्ट किया, वूल ने अट्रैक्ट किया ट्रेडर्स को, व्यापारियों को। बेसिकली हिंदी में व्यापारी बोलते हैं ट्रेडर को। वेयर एज द ज्योग्राफी ऑफ केरला अलाउड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ स्पाइसेस। और जो ज्योग्राफी है केरला की, उसने किस चीज का साथ दिया? वो कल्टीवेशन, स्पाइसेस की कल्टीवेशन के लिए फेवरेबल है। तो केरला में ट्रेडर्स को किसने अट्रैक्ट किया? जो बेसिकली जो स्पाइसेस हैं केरला के, उन्होंने ट्रेडर्स को अट्रैक्ट किया कि आप आइए यहाँ से और स्पाइसेस ले जाइए। सिमिलरली आवर हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड वे ऑफ लाइफ ऑल एड्स टू डाइवर्सिटी। हमारा जीने का जो ढंग है, जो तरीका है, और जो ज्योग्राफी है हमारे एरिया की, या फिर जो हिस्ट्री रही है, उसका इन्फ्लुएंस रहता है कहीं ना कहीं, और वो डाइवर्सिटी ही है एक टाइप की। तो हम देखते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब अब हम देखेंगे भिन्नता में एकता, जो स्लोगन दिया था नेहरू जी ने, उसमें हम देखेंगे यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो चलिए अब हम देखते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इसका हिंदी में जो मतलब बताते हैं वो होता है भिन्नता में एकता। जैसे डाइवर्सिटी भिन्नता में एकता, यूनिटी एकता। डाइवर्सिटी इज आवर स्ट्रेंथ। इंडिया की जो डाइवर्सिटी है वो शुरू से ही उसकी स्ट्रेंथ रही है, न कि वीकनेस। तो जो अपनी जो डाइवर्सिटी है वो अपने लिए स्ट्रेंथ कैसे इसको अपन प्रूव करते हैं? तो जब ब्रिटिश रूल था इंडिया में, जो ब्रिटिश रूल कर रही थी, तो जो पीपल थे, जो सभी कल्चर के, अलग अलग कल्चर के, रिलीजन के और रीजन के बैकग्राउंड से, सब उनको अपोज कर रहे थे। ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर कास्ट अपोज कर रही थी या फिर कोई पर्टिकुलर रीजन अपोज कर रहा था, बल्कि जो भी जितने भी लोग हैं कंट्री में, वो बिना कल्चर और बिना किसी रिलीजन के सब लोग एकजुट होकर साथ में
उनको अपोज कर रहे थे। तो इससे हमें पता चलता है कि डाइवर्सिटी जो है अपनी स्ट्रेंथ है। ब्रिटिश ने ये कोशिश की, तो ब्रिटिश ने सोचा था कि वो डिवाइड एंड रूल कर सकती है, और उसने किया भी कुछ समय तक, पर काफी लोगों को जैसे समझ में आने लगा तो वो सब यूनाइट होने लगे। और ब्रिटिश ने ये सोचा इंडिया टू डिवाइड इंडिया, पर इंडिया को बांट नहीं पाए ब्रिटिशर्स। रूल जरूर किया पर इंडिया को डिवाइड नहीं कर पाए, और जितना ज्यादा उन्होंने डिवाइड करने का कोशिश किया उतना ही ज्यादा हम यूनाइट होते गए। ठीक है, बट द पीपल शोड हाउ दे कुड बी डिफरेंट बट येट यूनाइटेड इन देयर बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो सारे जो इंडिया के पीपल थे, उन चाहे वो किसी भी जात के हो, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, सभी लोग एक साथ इकट्ठा होकर ब्रिटिशर्स को अपोज करने में लग गए सब लोग। तो और इसमें हम आगे देखते हैं कि जो सॉन्ग है और जो सिंबल है, जो फ्रीडम स्ट्रगल की थी हमने, फ्रीडम, उसके दौरान जो सॉन्ग वगैरह और जो भी चीजें बनी थी वो हमें याद दिलाती है हमारी ट्रेडिशन की, हमारी डाइवर्सिटी की। इसमें हम कंट्री की जो रिच ट्रेडिशन है उसका हम रेस्पेक्ट करते हैं। अगर हम इसमें एग्जांपल देखें कि फ्रीडम में जो क्या क्या चीजें इमर्ज हुई थी, तो इनमें से एक एग्जांपल है इंडियन फ्लैग और नेशनल एंथम। तो नेशनल एंथम जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी की सर के द्वारा दिया गया था, 1911 में दिया गया था, इनके द्वारा गाया गया था। ठीक है, और जो इंडियन फ्लैग है वो 1921 में पिंगली वेंकैया द्वारा दिया गया था, उनके द्वारा बनाया गया था। और जो गांधी जी थे उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1921 में दिया था, पर जो कंट्री के लिए फ्लैग अडॉप्ट हुआ था वो ये 1947 में अडॉप्ट हुआ था। इंडियन जो फ्लैग है वो 1947 में अडॉप्ट किया था अपन ने। आगे हम यूनिटी एंड डाइवर्सिटी में कुछ पॉइंट और वो डिस्कस करते हैं। चलिए, तो चलिए यूनिटी एंड डाइवर्सिटी में जो बाकी पॉइंट बच गए थे वो हम देख लेते हैं। तो इसमें जो है, इसमें जो नेहरू जी ने, जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं, उन्होंने जो बुक लिखी थी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें उन्होंने क्या लिखा है, सेज दैट इंडियन यूनिटी इज नॉट समथिंग इम्पोज्ड फ्रॉम आउटसाइड। उन्होंने उसमें कहा है कि इंडियन जो यूनिटी है वो बाहर से थोपी नहीं गई है किसी पे। जो है यहाँ इंडियन यूनिटी जो है वो बाहर से थोपी नहीं गई है, जबकि वो लोगों में खुद से, ऐसा नहीं कि किसी ने लाके थोप दिया कि आपको यूनाइट रहना है, ऐसा नहीं है। बट रेदर देन इट वाज समथिंग डीपर एंड विद इन इट्स फोल्ड, और वो उससे भी गहरा है, उससे भी डीपर मतलब गहरा, मतलब जो आप समझ नहीं सकते, वो अंदर से लोगों में आती है। उसको वैसे थोपा नहीं गया आप पे, जैसे टीचर होमवर्क थोप देते हैं छुट्टियों में, जैसे भी आपकी छुट्टियां होती हैं उसमें टीचर आपको होमवर्क देते हैं, तो वो आपके ऊपर थोपा जाता है, नहीं कि आपके अंदर से आता है कि मैं होमवर्क करूँ। ठीक है, और इसमें हम देखते हैं द वाइडेस्ट टॉलरेंस ऑफ बिलीफ एंड कस्टम। इसमें वाइडेस्ट टॉलरेंस मतलब काफी लोग काफी कुछ टॉलरेट करते हैं। जैसे सामने जो मस्जिद है उसमें नमाज पढ़ी जा रही है, और उसके इस बगल में अगर मंदिर है तो उसमें प्रेयर हो रही है, जो प्रार्थना हो रही है। तो वो सब लोग जो मंदिर में प्रार्थना कर रहे हैं वो उनको टॉलरेट कर रहे हैं, और जो वो हैं मुस्लिम्स हैं वो हिंदू को टॉलरेट कर रहे हैं। तो यहाँ जो वाइडेस्ट टॉलरेंस पावर है और जो बिलीफ और कस्टम वो प्रैक्टिस किए जाते हैं। एवरी वेराइटी ऑफ एक्नॉलेज एंड इवन एनकरेज्ड, यहाँ हर वेराइटी का नॉलेज और इनका एनकरेजमेंट होता है। तो ये नेहरू जी ने इसमें कहा है, और नेहरू जी ने इसके लिए एक फ्रेज भी दिया था जो कि मैंने हेडिंग में लिखा हुआ है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जो फ्रेज है वो नेहरू जी ने ही दिया था इसमें। तो अब आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आपको मुझे बताना है कि जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं वो पहली बार प्राइम मिनिस्टर कब बने थे इंडिया के। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, और जो इसका सही आंसर होगा वो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। तो आप पहले उसको देखे बिना आप कमेंट करना, फिर आप आंसर देख लेना, इसका आंसर आपको कमेंट में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को। और नेक्स्ट वीडियो जो अपना होने वाला है वो चैप्टर 2 के ऊपर होने वाला है, पॉलिटिकल साइंस का, तो उसका वेट कीजिए, अभी जल्दी आ जाएगा इसके बाद।